चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 ग्रेविटेशन का। देखिए लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों को क्या पढ़ना था? वेरिएशन इन जी। तो हम लोगों ने डेप्थ से स्टार्ट करना है। हम लोगों को किससे करना है? डेप्थ। तो देखिए क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, तो थर्ड है हमारे पास चेंज इन जी व्हेन मूविंग इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ, अगर हम अर्थ के अंदर मूव करते हैं तब जी में कैसा वेरिएशन होता है। चलिए देखिए समझते हैं। तो अगर हम ये माने कि चलो ठीक है, ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, ठीक, ओके। और इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास? आर। दिस इज रेडियस आर, ओके। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, यानी जो हमारी बॉडी है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका मास कितना है? m। तो अभी कहाँ है ये? सरफेस पे। तो सरफेस पे अगर हम वैल्यू निकालें इसकी तो कितनी होती है? तो g एट सरफेस ऑफ अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था कितना? g m मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इसमें टनलिंग करेंगे और अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक टनल बना लें इस तरह से, ये हमने एक टनल बना लिया, दिस इज द टनल, और ऐसे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा जो मास है वो यहाँ तक हमारे मास आ गया। तो ये आ गया, तो अब हम इसको ऐसे सर्किल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने इस तरह से पूरा कर लिया। तो ये अगर हमने इस तरह से पूरा कर लिया है इसमें, ये देखिए ये कर लिया हम लोगों ने। अब हम अगर ये बोलें आपसे कि ये अंदर की तरफ हम जो आए हैं वो सिर्फ कितना डेप्थ आए? डी। कितना डेप्थ आए बताइए? डी। अगर डी डेप्थ अंदर आए तो ये बताओ, ये पूरा यहां से यहां कितना है? आर। तो डी घटा दो तो ये कितना रह गया? ये कितना रह जाएगा? तो ये रह जाएगा हमारे पास स्मॉल आर मान लेते हैं, और स्मॉल आर को हम यहां लिख रहे हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा हमारे पास कैपिटल आर माइनस टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके। अब देखिए जरा, तो अब अगर हम यहाँ पे g की वैल्यू को निकालें तो g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? g अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज को समझना, इसका जो मास है वो कुछ होगा, तो हमने उसको मान लिया m डैश। सिर्फ ये वाला जो मैंने ब्लू मार्क किया है इस वाले की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? m डैश। अब अगर हम ये m डैश निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब इसको m डैश को कैसे निकालते हैं? तो हम ये मान के चलते हैं कि जमीन की जो डेंसिटी है वो हर जगह पर क्या है? सेम, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले मास के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर होना चाहिए किसके? तो ये भी तो डेंसिटी ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो क्या लिखेंगे? m डैश अपॉन 4π/3 आर क्यूब। तो देखो 4/3 कैंसिल हो गया। अब बताओ m डैश कितना आ रहा है? तो m डैश हमारे पास आ रहा है कितना? आ रहा है m अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये समझ में आ गया? बस अब क्या, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे? g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू g अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे बोलो? कैपिटल M अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। तो ये इससे कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है? g inside the d depth is equal to gm by r square into r by r। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज है हमारे पास, ये इसको पहचानो जरा क्या है। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो ये तो g एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो क्या है ये हमारे पास? g एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? g इंटू r अपॉन r। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसमें लगाएं डेप्थ का फॉर्मूला तो क्या आएगा? देखो अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू क्या आएगा? r माइनस डी अपॉन r, ठीक है।
तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक और चीज याद रखना, इसको कहा जाता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम यहां से लिख सकते हैं। देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? g इनसाइड, ठीक है? g इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। अब हम देखना चाहते हैं ड्यू टू लैटिट्यूड। अब समझाते हैं तुम्हें लैटिट्यूड क्या होता है, उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए तो रब करें। आइए देखिए, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए फोर्थ जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है? इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक? इसकी वजह से हमें देखना है कि हमें क्या स्टडी करना है। तो जी में हम उसके अर्थ के रोटेशन की वजह से चेक करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ये बोलें कि ठीक है ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक, और ये उसका सेंटर हो गया, ये इसका पोलर एक्सिस हो गई, ओके, ठीक है, और ये इसका इक्वेटोरियल हो गया, ओके। अब देखो क्या होगा, और हम ये मान लेते हैं इट विल मूव विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये हमको पढ़ाया था मोशन में, ठीक है? जमीन ऐसे घूम रही है। अब देखो, अगर हम आपसे बोलें कि हम यहां पर खड़े हुए हैं, हमारा मास यहां पर है m, तो अब देखो हमारी पोजीशन को यहां से लोकेट करिए, ये हमने लोकेट कर लिया। तो ये जो एंगल बनता है इक्वेटोरियल प्लेन से, ये अपनी पोजीशन को बनाने के लिए जो एंगल शो करता है, थीटा हम मान लेते हैं, इस थीटा को ही हम कहते हैं लैटिट्यूड। हाउ मच इज लैटिट्यूड? क्या कहते हैं इसको? लैटिट्यूड। यानी इट इज द एंगल मेड बाय योर पोजीशन फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है? और ये ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? r। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पोल। क्या बोलते हैं बताओ? पोल। चलिए ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू ऑफ g यहां पे पता करना चाहते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू ऑफ g को पता करना चाहते हैं, एंगल थीटा, ये g डैश हमें पता करना है। तो देखिए मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला को बताया क्योंकि इसका प्रूफ आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है अभी, वी हैव टू स्टडी इन 11th क्लास, ठीक है? तो देखिए, तो g एट एनी लोकेशन ये होता है g एट एनी थीटा इज इक्वल टू होता है g वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? प्रूफ होते हैं, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई अभी आप लोगों के लिए इर्रिलेवेंट है, ठीक है? तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए समझते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए एट इक्वेटर अगर हम बात करें, एट इक्वेटर अगर हम एक इक्वेटर पे बात कर रहे हैं तो बताओ थीटा कितना होगा? इक्वेटर का मतलब है कि आप यहां पर हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री। तो एट इक्वेटर थीटा कितना होता है हमारे पास? 0 डिग्री। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। यानी ये क्या हो गया? मैक्सिमम। क्या हो गया बोलो? मैक्सिमम। अब ये बताओ, ओमेगा हम बदल नहीं सकते, आर हम बदल नहीं सकते, तो ये तो फिक्स हो गया, ये भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बताओ किसी पर्टिकुलर चीज में से अगर मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे तो क्या आएगी? वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मिनिमम। क्योंकि ये मैक्सिमम हो गया तो ये पूरी मैक्सिमम हो गई। अब किसी पर्टिकुलर चीज में से अगर मैक्सिमम घटा दें तो जो चीज हमें मिलने वाली हो क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो हमें क्या मिलेगा? g एट इक्वेटर। तो कितना मिलता है एक्चुअली?
तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। अब देखिए एट पोल पे अगर हम बात करें, कहां पे बात करें अगर हम एट पोल, तो अगर हम बोलें कि एट पोल बताओ, तो अगर आप पोल की बात कर रहे हैं, पोल, तो पोल पे अगर हम बात करें तो बताओ पोल पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे हम थीटा कितना लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर हमारे पास थीटा 90 है तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो अब ये बताओ अगर हम किसी में से कुछ घटाएं नहीं तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाता है मैक्सिमम। तो g एट पोल, तो पोल पे कितना मिलेगा हमें, पोल पे हमें मिलता है g। समझ में आ गई अब बात। तो देखिए अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कितना वैल्यू ऑफ g चेंज करेगा। तो देखिए डेल्टा g, चेंज इन g कितना होता है समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, ज्यादा में से कम घटा के चेक कर लो, तो gp माइनस ge, ठीक है, वैल्यू एट इक्वेटर। तो कितना आ जाएगा, तो g माइनस g प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज डेल्टा g। तो इतना चेंज इन क्या होता है, g होता है, ठीक है, इक्वेटर से पोल पर जाने में। बनाइए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़े अब, आइए देखिए। देखिए ये बात समझ में आ गई हमें। अगर ये बात हमारे समझ में आ गया है तो देखो इसमें एक और चीज होती है, E वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G also change due to density of अर्थ, ठीक है, क्योंकि जमीन की जो डेंसिटी है वो हर जगह पर सेम नहीं है। कैसे, कहीं पर पानी है, कहीं पर सैंड है, कहीं पे स्टोन है, कहीं पे कोल है, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ के वजह से भी आपकी जी की वैल्यू पे क्या आता है, फर्क आता है, लेकिन बहुत ही कम आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखना चाहते हैं वेरिएशन इन जी, यानी ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें इसको, देखें जी आउटसाइड, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो जी आउटसाइड, आउटसाइड तो क्या है, प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। मतलब जैसे जैसे हमारा r बदलेगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जी भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जी इनसाइड क्या है, जी इनसाइड तो क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यानी ये कैसा ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है, कर्विंग नेचर। और ये कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, समझना। देखो ये हमारा क्या है, G, और ये हमारा क्या है, R पे ले रहा, और ये हमारा क्या हो गया, 0। ये जो 0 इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से ही मेजर्ड करेंगे। अब समझना, अगर यहां पे मैं ये अर्थ बना दूं, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, तो अब ये बताओ ये सेंटर हो गया और ये हमारा R हो गया। अब ये बताओ अगर हम यहां पर हैं तो छोटा r कितना है, 0। अब बताओ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी। घटेगी भी कैसे, लीनियरली घटेगी, ठीक। तो अब बताओ क्या होगा,
जब तक r की वैल्यू बड़ी R नहीं हो जाती है तब तक ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो देखो हमने मान लिया कि यहां पर हमारा छोटा वाला जो R अपनी वैल्यू शो कर रहा है वही क्या हो गया, बड़ा R हो गया। क्या हो गया ये बताओ, बड़ा R हो गया। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इस तरह से ये, तो ये हमारा क्या है, G इनसाइड, G इन प्रोपोर्शनेट टू R। अब बाहर क्या हो रहा है, बाहर कर्विंग नेचर है तो कैसा जाएगा वो, तो वो इस तरह से जाएगा। समझ गए। तो ये क्या है, G आउट यानी अबव द अर्थ सरफेस। ये क्या है फिर, तो ये है तुम्हारा G मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। कितना होता है, Gm/r स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये पेपर में आ जाता है आप लोगों के। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या चीज नोटिफाई कर रहे हो कि you are moving above the earth surface and you are moving inside the earth, the value of G always be decreases। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको नोट करके। क्या याद रखना है, when we are moving above earth surface or inside the earth surface, value of G is decreases, value of G is decreases। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये सवाल आ चुका है एक दो बार, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि जब हम आउटसाइड जा रहे हैं तो घट रहा है, जब इनसाइड जाएंगे तो ये घटने लगेगा। ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अपना वेरिएशन बदल देता है। तो वेरिएशन कैसा कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज कर लेना है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। डन, पक्का, ठीक है। अब देखिए इसमें अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, एक मैं यहां पे तुम्हें कंसेप्ट बताता हूं तुम्हें, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कंसेप्ट समझिएगा, देखिए क्या है। तो रब करें इसको, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे। चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन लिखता हूं मैं तुम्हें, यहां देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच डिस्टेंस मूव inside the earth surface in such a way the change in value of G is same as move above earth surface is H। ठीक है, अगर वो अर्थ सरफेस H पे मूव कर गया है तो बताइए उसे कितना चलना पड़ेगा। ए ऑप्शन है आपके पास 2h, बी ऑप्शन है आपके पास h/2, सी ऑप्शन है आपके पास 3h/2
और डी ऑप्शन है आपके पास 2h/3, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए समझते हैं इसको। आइए, तो क्या कह रहा है हमसे, देखिए हमसे ये कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस मूव इनसाइड द अर्थ सरफेस इन सच अ वे, ठीक है, इन सच अ वे द चेंज इन वैल्यू ऑफ g इज सेम एज मूव अबव अर्थ सरफेस इज h। देखिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये क्या है हमारे पास अर्थ है, वो ये कह रहा है कि अगर हम जमीन से कितना ऊपर चले जाएं, h हाइट ऊपर आ जाएं, चलिए ये आ गए हम लोग, और इसका मास m हो गया, और रेडियस कितना है इसका r, सॉरी क्या है कैपिटल R। वो ये कह रहा है कि यहां से आप कितना अंदर आ जाएं, मान लीजिए आप इतना आ गए, d अंदर आ गए, तो इसमें जो चेंज है और इसमें जो चेंज है वो सेम होना चाहिए। तो आप बोलोगे g आउट, यानी g आउटसाइड क्या होता है बताओ, g आउटसाइड आपने पढ़ा है, तो क्या लिखेंगे g 1 - 2h/r, याद आया, जब ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं तो यही इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास g इन। अब g इन की बात करें तो क्या होता है, g इंटू क्या था बताओ 1 - d/r, था कि नहीं। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो देखिए बराबर होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे g 1 - 2h/r इज इक्वल टू g 1 - d/r, ये होना चाहिए। अब देखिए तो ये कट गया इससे, ठीक। अब अगर ये कट गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 2h/r इज इक्वल टू 1 - d/r। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, r से r भी कैंसिल हो गया, यानी d इज इक्वल टू 2h, d इज इक्वल टू 2h। तो विच वन इज द राइट आंसर, दिस। यानी एक बात आपको समझ लेना होगा कि अगर जमीन से वो ऊपर 10 किलोमीटर जा रहा है तो वैल्यू ऑफ g चेंज करेगा, तो उसी सेम चेंज को एक्वायर करने के लिए अंदर कितना चलना पड़ेगा, उसका जस्ट डबल चलना पड़ेगा। इसमें उल्टा भी कह सकता है तुमसे कि जमीन के ऊपर उसे कितना चलना पड़े, ठीक है, बिल्कुल सेम चेंज दे जितना कि जमीन के अंदर जाने में दे रहा है, तो उसका हाफ करना होगा। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि अंदर की तरफ वो 15 किलोमीटर गया है, तो बताइए आउटसाइड में कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, या इस रिलेशन को आप लोग याद रख लेंगे। क्लियर, बनाइए इसको। चलिए आगे बढ़े हम। आइए देखिए एक और सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एट हाउ many places on the earth surface, on the earth, value of g is 0। ठीक, तो क्या है पहला पार्ट, 1 प्लेस, B है आपके पास 2 प्लेस, C है आपके पास 3 प्लेस, और D है आपके पास 4 प्लेस। बताइए आपसे कह रहा है कितनी जगह पर वैल्यू ऑफ G अर्थ में 0 हो जाती है। ठीक है तो कहां पे होती है बताओ, तो अर्थ के सरफेस पे तो 0 होगी नहीं। अच्छा कह रहा है अर्थ पर ही बताइए, तो अंदर की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होती है वैल्यू, तो वैल्यू होती है g, ये इन है, g 1 - d/r, यानी अगर ये वाली वैल्यू r हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो r/r 1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। यानी वो सिर्फ कहां पे हो सकती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी g इज इक्वल टू 0 कहां होता है, एट
सेंटर ऑफ अर्थ। तो सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ पे ही वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है? 0। तो इसलिए कितनी जगह पे हो रही है? सिर्फ एक जगह पर ही वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग इसमें। क्लियर? चलिए देखिए और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे। देखिए which one of the following represent variation in G when body move above earth surface। ठीक है, तो ए ऑप्शन में आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, जी ये आर है तो इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक, बी सी और डी। बताइए कौन सा सही है जो वेरिएशन इन जी अबव द अर्थ सरफेस शो कर रहा है। ठीक, बनाओ। तो विच वन इज करेक्ट? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा सही आपका? तो अभी आप लोगों ने देखा, मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था वो क्या ग्राफ था? तो वो ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया था। ये देखिए, तो ये जी था और ये आर था, तो ऐसे बन रहा था कि नहीं? ऐसे बन रहा था और फिर ऐसे बन रहा था। तो ये क्या था? कैपिटल आर ही स्मॉल आर के बराबर था। तो अब क्या था हमारे पास? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पोर्शन आउटसाइड के लिए था और ये वाला पोर्शन इनसाइड के लिए था। लेकिन ये पूरा जो वेरिएशन है वो किसके लिए जा रहा है? तो वो हमारा वेरिएशन जा रहा है, ठीक है, तो ये जो पूरा वेरिएशन है तो इनसाइड आउटसाइड है, लेकिन वो सिर्फ तुमसे पूछ रहा है इनसाइड, सॉरी आउटसाइड बताओ। तो कौन सा टिक करोगे? तो आउटसाइड के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? तो सी इज द राइट आंसर। समझ गए नहीं? तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। सिंपल इनसाइड पूछता है तो कौन सा टिक मार देते, तो हम ये वाला टिक कर देते हैं। तो समझ गए ना, अलग अलग मतलब स्प्लिट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलें अब आगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए और चीजें हम लोग समझते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, ओके, देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं। The separation between two masses will become 1/4 times, 1/4 times, then the force of gravity between them will become A 16 times,
B 1/16 टाइम्स, C 4 टाइम्स, D 1/4 टाइम्स। ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए समझते हैं क्या करना है हम लोगों को। ठीक, देखिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर सेपरेशन बिटवीन टू मासेस विल बिकम 1/4 टाइम्स, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम विल बिकम 1/16 टाइम्स, 1/16 टाइम्स। इस तरह से अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए ये मास है, इसको मान लेते हैं चलिए हम m1, और एक दूसरा मास है मेरे पास, इसको मान लेते हैं हम लोग m2, ठीक, और इनके सेपरेशन कितना मान लेते हैं r। समझना थोड़ा चीज़ों को। अच्छा, अगर ये है हमारे पास तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि f अभी जो है f है हमारे पास, f वो क्या लिखेंगे, g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर हम, ये हमारा मास हो गया m1, इसको अगर हम कितना कर दें, ओके 1/4 टाइम्स कर दें, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो ये है हमारे पास। तो अगर हम इसको यहां ले आए, ये हो गया हमारे पास m2, और ये वैल्यू जो है वो है हमारे पास r/4। अब कितनी हो जाएगी, तो अगर हम यहां पे बात करें f डैश इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 बाई r/4 का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये इस फोर्स पे इफेक्ट क्या आएगा, तो उसके इससे कंपेयर करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, f डैश अपॉन f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, g m1 इंटू m2 बाई r/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g m1 इंटू m2 बाई m2 बाई कितना आ जाएगा, m2 बाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो अगर ये हमारे पास कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, तो हमें क्या मिलेगा बताइए, तो हमें मिल जाएगा इसमें यानी 1/r² डिवाइडेड बाई 1/r²। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे मिल जाएगा 16/r² डिवाइडेड बाई 1/r², यानी 16 आ गया। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है हमारे पास। चलिए ठीक है, ये 16 आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो 16 आ गया, यानी इट विल बिकम, यानी फोर्स जो है वो कितनी हो गई हमारे पास, f डैश f इंटू 16, यानी इट मस्ट बिकम 16 टाइम्स। तो वेयर इज द आंसर, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसका एक शॉर्टकट टाइप होता है, अगर यहीं पे हम समझें, अगर मासेस चेंज नहीं हो रहे, मासेस देखो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लें, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर ले रहा हूं, चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो ये आ गया 1/a और इस टू ये आ गया 1/b, तो हम लिख सकते हैं b अपॉन a, लिख सकते हैं ना, f डैश अपॉन a। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये मेमोराइज कर लेंगे। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तब तो क्या लिखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, r ओरिजिनल, r ओरिजिनल किसको बोल रहा है, इसको, अपॉन r न्यू किसको बोल रहा है, इस वाले को, कहां गया, इसको r न्यू बोल रहा है, और इसका क्या कर देगा, होल स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए चलिए ठीक है, देख तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, तो हम लोग को फॉर्मूला मिल गया है f डैश अपॉन f इज इक्वल टू r ओरिजिनल अपॉन r न्यू और इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इससे हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये कब लगाना है, जब आपके मासेस चेंज नहीं हो रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, आपका मास भी चेंज करा देगा। तो अगर मास भी वेरिएशन में आ रहे हैं, ठीक है, अगर मास को भी हमने चेंज कर दिया है, चलिए इसको न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या है, द सेपरेशन बिटवीन two masses is 2/3 times. Then the force between them is A 4/9 times, B 9/4 times, C 3/4 times और D 4/3 टाइम्स। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए जरा इसमें कैसे करना है। तो अगर इस तरह से हम इसको सॉल्व करें, देखो, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है ये हमारे पास है, तो हमारे पास देखो अब इसमें क्या समझना है, हमें ओरिजिनल क्या मानना होगा, आर। कुछ नहीं दिया है तो हम आर मान लेंगे। और हमारे पास आर ओरिजिनल कितना है, आर ओरिजिनल को मैं आर लिख दे रहा हूं, तो आर हो गया। आर न्यू क्या है हमारे पास, तो कह रहा है 2/3 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल, हमें कुछ नहीं करना, आर अपॉन 2/3 आर का होल स्क्वायर, बस खत्म। ये कट गया तो कितना आ रहा है, 9/4, बस एफ उतना हो गया। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। 9/4 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/4 टाइम्स। आई होप इस तरह के सवाल आप टैकल कर पाएंगे। अब ठीक है, एक सवाल में तुम्हें करवाता हूं, देखिए चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा यहां मिटा देता हूं इसको। चलिए डन, चलिए आगे बढ़े। देखो एक और सवाल करते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और देखिए देखिए क्वेश्चन हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए 2 masses m1 and m2 are separated by distance r. What is the force between the masses when each of mass will become n times and separation will become n times, then A n square times, B 1/n square times, C 1/n times, D remain unchanged। ठीक,
ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो क्या कह रहे हैं, 2 masses m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. What is the force between the masses when each of mass will become n times and separation will become n times? ठीक है, देखिए समझते हैं इसको, आइए। तो क्या कह रहा है मुझसे कि अगर मेरे पास एक ये मास है मान लीजिए m1 और एक ये मास है मेरे पास m2 और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन r। तो अगर हम f निकालें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन मासेस को भी चेंज कर दो। चलिए चेंज कर दिया हमने, यानी ये कर दिया हमने n m1 और ये कर दिया n m2 और ये क्या कर दिया n r, यही तो किया हमने। चलो अब इसको निकालते हैं। देखिए तो हमें अब नया फोर्स बताना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, F डैश इज इक्वल टू G इंटू दिस मास यानी N इंटू M1, दिस मास N इंटू M2 अपॉन NR और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, अब N इंटू N क्या हो जाएगा, देखो तो N इंटू N हमारे पास क्या हो जाएगा, N इंटू N, तो G इंटू M1 इंटू M2 बाई N, या ऐसे लिख लेंगे आर स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो एन इंटू एन क्या हो गया एन स्क्वायर और यहाँ भी एन स्क्वायर क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। अब ये इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाला बताओ ये क्या है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये तो वही फोर्स है जो थी पहले, तो हमें क्या मिल गया, तो हम बोलेंगे कि एफ डैश किसके बराबर है, एफ के ही बराबर है, तो क्या बोलेंगे रिमेन कांस्टेंट या रिमेन अनचेंज्ड। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए अब नहीं। अब देखो इसका एक और फॉर्मेट अभी तक तो पूछा नहीं है, आई होप शायद आपको इस बार पूछ लिया जाए। चलिए मैं एक और फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूं, बनाइए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, रब कर ले। चलिए सॉल्यूशन आप लोग उतार लीजिए। तो समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपके एमयू पूछ चुका है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, रब करें। ठीक, देखो देखिए 2 masses ऐसे लिखते हैं, when 2 masses when 2 masses will become 2 masses, one become x times and other become y times, and separation between them will become x into y times. What will be the force between the masses? ठीक, ए ऑप्शन है आपके पास 1/x प्लस वाई, बी ऑप्शन है आपके पास x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई,
सी ऑप्शन है आपके पास 1/x इंटू वाई, और डी ऑप्शन है आपके पास, क्या है डी ऑप्शन, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए समझते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है, समझना। तो क्या कह रहा है हमारे पास, ये चीज है, ठीक है। तो यहां पे जो हमने लिखा है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो मास है वो कितना कर दिया गया, x टाइम्स, ये वाला मास कितना कर दिया गया, y टाइम्स, और ये कितना कर दिया गया, x इंटू वाई। सही। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम यहां से इनको हटा दें, ये देखिए इनको हटा दिया हमने, अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो तो हम ये कह सकते हैं ये कितना है x इंटू ये कितना है y, और यहां पे कितना है x इंटू वाई। तो अगर हम इसको g m1 इंटू m2 यहां रख लिया और यहां पे r स्क्वायर आ गया, अब बताओ यहां पे कितना आएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास मिलेगा x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इससे एक पावर कम हो जाएगी, ये इससे एक पावर कम हो जाएगी। तो यानी इसको ये वाला देखो, ये तो f ही है ना हमारे पास, दिस इज f। तो बताओ f डैश कितना हो गया। तो अगर हम f डैश की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, f इंटू 1/xy। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो कौन सा सही है, तो बिटवीन द मासेस, तो कितना हो रहा है 1/x बाई 1/x अपॉन वाई, ठीक है, 1/xy। तो ये इस तरह का एक फॉर्मेट आपको दे सकता है। इसमें देखो एक और सवाल बना सकता है वो कि परसेंटेज बोलने लगे, ठीक है, इतना घटा, इतना परसेंटेज घट गया, इतना परसेंटेज बढ़ गया, तो वो आप समझ लेंगे। परसेंटेज में क्या करना है, इसे बोलेगा कि हमने 75% रिड्यूस कर दिया, 75% घटा दिया, तो बचा कितना 25%, 1/4, और उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। चलो बनाओ इसको जल्दी से। हो गया, चलिए और अब करें। देखिए चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेट। तो वेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया था। तो वेट की अगर हम बात करें, वेट क्या होता है, तो पहली चीज तो ये कि वेट एक फोर्स होती है जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेट क्या है, क्या लिखेंगे, इट इज अ फोर्स, इट इज ए फोर्स, ठीक। SI यूनिट इज न्यूटन। हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो वेट को हम कैसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका क्या होता है, वेट। दूसरी चीज, इट इज मेजर्ड बाई, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर्ड होता है ये, स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको मेजर्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलो और समझें इसको। देखिए अगर स्प्रिंग बैलेंस से ये मेजर्ड हो रहा है तो दूसरी चीज, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि आपका जो G है वो क्या है, वेक्टर है। दूसरी चीज, इट्स
वैल्यू its value change place to place। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये चेंज करता है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, इट्स वैल्यू विल बिकम 0 at the center of अर्थ। यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। देखो एक और चीज समझते हैं, इसमें वेरिएशन ऑफ जी या वेट में कितना लॉस या कितना गेन होता है। देखिए तो आपसे भी पूछ लेंगे वेट बताओ कहां पे ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात याद रखना है, जहां पे जी ज्यादा होता है वहीं पे वेट ज्यादा होता है। तो वेट हमने कहां पे ज्यादा पढ़ा था बताओ, तो वेट हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा था इक्वेटर पे, यानी वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट पोल, यही हमने पढ़ा था। अब हम अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी चले, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, जब मास कांस्टेंट रहता है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे m इंटू जी एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन m इंटू जी एट पोल। तो क्या पता चला कि वेट एट इक्वेटर, ठीक है, वेट एट इक्वेटर जो होता है वो कम होता है किससे, वेट एट पोल। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, वेट बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जी बढ़ने लगता है। ठीक है, मास वही है लेकिन वो वेट ज्यादा दिखाएगा। क्लियर, चलिए ये बात समझ में आ गया, इक्वेटर वगैरह। ठीक, अब समझते हैं हम लोग इसमें, तो ये बात। अच्छा, अगर हमें ये पता करना हो व्हाट इज द चेंज इन वेट, चेंज इन वेट, वेट में कितना चेंज आएगा कि जब वो अपना इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, तो जी बढ़ रहा है तो हाउ मच जी इज इंक्रीजेस या वेट इज इंक्रीजेस। तो अगर हम चेंज इन वेट देखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा मास इंटू चेंज इन जी। जी में कितना चेंज आए, तो आप लोग जानते हैं जी में कितना चेंज होता है, कितना चेंज होता है जी में बताओ, तो जी में जो चेंज होता है हमारा वो होता है, याद है कि नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, अगर भूल गए हो तो यहां देख लो। जी हमने क्या लिखा था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा क्या था, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की हमने कल बात की थी। तो अगर इक्वेटर पर होते हैं तो ये क्या हो जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और जब हम पोल पे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है 0, तो क्या हो जाएगा जी। समझ गए, तो उन दोनों में घटाएंगे तो हमें ये मिल जाता है। तो वेट लॉस या वेट गेन, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो वेट गेन होगा, और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो वेट लॉस होता है। तो कितना वेट लॉस होगा हमारा, यानी चेंज इन वेट कितना आएगा, m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, 2π/t, पढ़ाया था मोशन में, नहीं याद है ना, सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहा था तो वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़े, अब देखो, तो ये बात तो समझ में आ गया, ओके। अब देखिए और क्या करना है इसमें, चलिए थोड़ा सा मास के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मास क्या होता है, वैसे मास के लिए पढ़ तो चुके थे हम लोग, तो मास यही देख लेते हैं, मास। अब देखिए अगर हम मास की बात करते हैं, मास, तो मास क्या होता है, मास इज द मास कंटेंट इन अ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो भी मैटर रहता है वो क्या होता है हमारा मास। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दूसरी बात क्या याद रखनी है, इट्स वैल्यू नेवर बी 0 और नेगेटिव। और क्या याद रखना है, इट्स वैल्यू
रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। कहीं पे भी इसको ले जाइए, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है। दूसरी चीज एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट इज किलोग्राम यानी केजी। तो वेट और मास में फर्क नजर आया। दूसरी चीज क्या है, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। किससे मेजर करते हैं हम लोग, फिजिकल बैलेंस से। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए और देखिए, चलिए ये बात हमें समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज समझते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए, ध्यान से सुनना, हमसे ये कहा जाए कि ये हमारा अर्थ है, समझते रहना बात को पहले, ये हमारा क्या है, अर्थ। चलिए साहब ये अर्थ हो गया, ओके। यहां पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, जी। तो अगर हम ये बोलें कि यहां पे ये हमारे पास एक बॉडी है और इसका जो मास है वो m है, तो व्हाट इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम बोलेंगे W इज इक्वल टू m इंटू जी। ये बात समझ में आई, ओके। अब मान लो कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए, किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए। प्लेनेट, अब इसका हमें कुछ नहीं पता, बस एक प्लेनेट हम मान लेते हैं। अभी ये एक प्लेनेट है हमारे पास। अब ये जो प्लेनेट है हमारे पास, हम इसकी बात करें तो यहां पे हमने इसी बॉडी को फिर रख दिया ये, तो इसका क्या खास बात होगा, मास तो m ही रहेगा, मास कांट बी चेंज। यानी आप इसको अर्थ पे रखो या इसको आप मून पे रखो, मार्स पे रखो, जुपिटर पे रखो, कहीं पर भी रखो, मास फिक्स होगा। अगर मास सेम है तो यहां पे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, जी डैश। कितनी है बताओ, जी डैश है। अगर यहां पे ये जी डैश है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो W यानी वेट होगा वो कितना होगा, m g डैश होगा। अच्छा, अब आपसे इसका कंपैरिजन कहां पे ज्यादा है कहां पे वो है, इस तरह से पूछेगा। तो अगर हम बोलें तुमसे कि W डैश अपॉन W कितना होगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, m g डैश अपॉन m g। यही होगा कि नहीं होगा, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी इसके वेट का रेशियो वही होगा जो इसके ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का होगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अभी बताता हूं, देखो कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है हमें। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। चलिए ये बात समझ गए। अब देखते हैं जरा आगे और आओ, देखो अब इससे आगे अगर हम चलें तो देखिए हमें क्या मिल सकता है। अच्छा ये बात समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम और आगे बढ़े थोड़ा सा, तो एक आपको वेल नोन चीज है कि अर्थ और मून के बारे में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला कि ये मेरे पास अर्थ हो गया, चलिए ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है और यहां पे एक बॉडी है, मान लीजिए कितना, 30 kg का, और g की वैल्यू g ही ले लेते हैं, डन। अच्छा अब मान लो कि इस बॉडी को मैंने मून पे ले जाकर रख दिया, ये मून है मेरा, क्या है, मून, और यहां पे इस बॉडी को मैंने फिर प्लेस कर दिया, कितना, 30 kg। अब यहां पे जो g होती है, g डैश, वो कितनी होती है, तो 1/6 ऑफ g होती है, 1/6 ऑफ g होती है। अब तुमसे बोलेगा कि व्हाट इज द वेट ऑन द मून, व्हाट इज द वेट ऑन द मून। तो वेट ऑन द मून अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे, W/W डैश या W डैश, यानी इस पे हमने मान लिया W डैश और इस पे हमने मान लिया W, ठीक है। तो W डैश क्या होगा बताओ, mg डैश अपॉन m इंटू जी। एग्री हो, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे 30 इंटू 1/, क्या लिखेंगे यहां पे बताओ, 30 इंटू 1/6 इंटू जी अपॉन 30 इंटू जी, लिखेंगे कि नहीं। तो बताओ 30 से 30 क्या हुआ, कैंसिल, जी से जी भी गया, कुछ ऐसा रिलेशन आता है। तो W डैश अपॉन W कितना आ गया, 1/6। क्यों हुआ ऐसा 1/6, क्योंकि G की वैल्यू 1/6 थी।
मास से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब बताओ जरा W कितना हुआ, तो हम लिखेंगे 1/6 ऑफ W, 1/6 ऑफ W। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। चलो बनाओ जल्दी से। बहुत आसान सवाल आते हैं इसमें, घबराना मत, ठीक है। कभी इसका बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये निकाल लेना है, ठीक है। इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेना है। और अगर क्लियरिफिकेशन लेना है, चलो मैं तुम्हें और डेप्थ में ले जाता हूं। अगर इसी को हमें और डेप्थ समझनी है कि वो क्या क्या खेलेगा तुम्हारे साथ, उसको मैं और डेप्थ कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको मैं और ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और अंदर डेप्थ में चलते हैं इसके। ये रब कर दूं, हाँ चलिए ठीक है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा और डेप्थ करते हैं इसमें, बिल्कुल एकदम कोर में पहुंच जाते हैं। इसको और ओपन कर देते हैं। देखिए इसका और ओपन करें इसको, तो हम ये कह दें, अगर देखो, अगर मैं ये कह दूं, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस प्लेनेट का रेडियस rp है और इसका मास अगर mp है, ठीक है, और मेरे अर्थ का जो रेडियस है वो मान लीजिए re है और इसका मास me है, तो कैसे हम इसको डील करेंगे। तो देखो डील करना बहुत इजी होगा। इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि g जो है हमारा वो क्या है, g me अपॉन re का स्क्वायर, और g डैश क्या होगा बताओ, g mp अपॉन rp का होल स्क्वायर। अब हमें ये वाला वेट रेशियो लेना है, तो ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे, w डैश या w प्लैनेट लिख देता हूं अब मैं, w प्लैनेट अपॉन w अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। हाँ क्या लिखेंगे, g डैश अपॉन g। अब जरा समझना, जैसे ही आप इसको लिखोगे तो g से g तो वैनिश हो जाएगा, तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ का रेशियो, तो यहां पे हम ऐसे लिख देंगे, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ का रेशियो मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, यानी क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, WP अपॉन WE इज इक्वल टू MP अपॉन ME इंटू RE अपॉन RP का होल स्क्वायर। और ये हमें थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। ये आ गया हमारे पास, ठीक। इट इज इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं कभी कभी। बनाइए इसको जल्दी से। ठीक है, ये जो W डैश है, अब मैंने क्या मान लिया है इसको, WP यानी वेट ऑन प्लैनेट। मैंने क्या माना है इसको, वेट ऑन प्लैनेट। ये क्या है, वेट ऑन अर्थ, ये भी वेट ऑन अर्थ। तो ये क्या है, वेट ऑफ प्लैनेट, और ये क्या मान लिया हमने, वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। करिए इसको जल्दी से। ठीक है, ये आपका गोल्ड है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग दिल से याद कर लेना, क्योंकि इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि इसको आपको मेमोराइज ही रखना है। अगर याद नहीं रख पाते हो, बर्डन नहीं ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा याद रखना, तो ये अपने आप रेशियो ले लेगा, ठीक। चलिए चले अब आगे। आइए देखिए, अब मैं तुम्हें इस पर एक न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली गो थ्रू हो जाओगे इसके कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, डन, ओके, रब कर लें। चलिए आइए देखिए, समझिए, एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड weight on a planet whose mass is 1/3 of Earth and radius is 3/2 of Earth.
weight of the body on earth surface is W. Then A 4/27W, B 27/4W, C 3/4W और D आपके पास है none of these। ठीक है, ये हमें करना है। डन। ये इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलता है। अब देखिए समझना, तो अब हम यहां पे इसको कोरिलेट करेंगे फिर से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि MP जो है वो कितना है। देखो इसने क्या बोला है, मास इज 1/3 ऑफ अर्थ। क्या है, 1/3 है अर्थ के, तो 1/3 ऑफ M, ये हमने मान लिया। फिर क्या कह रहा है, रेडियस कितना है, 2/3, रेडियस इज 3/2 ऑफ अर्थ। तो हमसे क्या कह रहा है, RP जो है 2/3 है ना, सॉरी 3/2 ऑफ R है। तो तुमसे ये कह रहा है कि आप उसका वेट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखो वेट हमारे पास क्या होगा, वेट ऑन प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। ठीक, रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, तो ये कितना है MP 1/3 और नीचे क्या रखेंगे M, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 M अपॉन M, और यहां पे क्या आ जाएगा R, और यहां पे क्या आ जाएगा 3/2 R का होल स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं। तो देखो ये R से R कट गया, M से M कट गया, तो कितना मिलेगा बताओ हमें, तो ये ऊपर आ जाएगा 4/9 और नीचे कितना आ जाएगा 1/3, तो कितना आ रहा है 4/27। तो कौन सा आंसर सही होगा, 4/27। तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग डील कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों के चांसेस हैं कि आपको मिले, तो इसलिए आप इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट योर स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग यही स्टार्टअप लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।